नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। ये उन दिनों के बिहार के सबसे चर्चित नेता के बंगले के ड्राइंग रूम में हुआ वाकया है। ये नेता क्यों चर्चित थे? ये नेता चर्चित थे क्योंकि इन्हें इंदिरा गांधी का सबसे विश्वस्त फंड मैनेजर माना जाता था, और ये भी माना जाता था कि पटना में बैठकर कौन शासन करेगा ये नेताजी तय करेंगे। नेताजी का नाम था ललित नारायण मिश्र। ललित नारायण मिश्र के ऊपर 2 जनवरी के रोज बम से हमला हुआ था समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर। समस्तीपुर की जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर वो बम धमाका हुआ था जिसमें ललित बाबू घायल हुए, वो हुआ था 2 जनवरी 1975 को, और अगले रोज 3 जनवरी को पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। यानी कि इस वक्त जो साल का दरमिया चल रहा है तब की ही बात है, लेकिन अरसा लगभग 45 बरस पहले का है। ललित नारायण मिश्र का आज जिक्र क्यों? मुझे उनके घर में हुई एक महफिल का वाकया याद आ गया, और इससे पहले कि आप दरीना दें कि तुम क्या सशरीर मौजूद थे, पढ़ा है तो वो पढ़ा हुआ याद आ गया। वाकया ये है कि ललित बाबू के घर पार्टी हुई, और उन पार्टियों में खूब रौनकें होती थी। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। पार्टी में पहुंचे हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री बंसीलाल, साथ में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस.के. मिश्रा। एस.के. मिश्रा ने एक बड़ी चर्चित किताब भी लिखी है, अपने जो ब्यूरोक्रेटिक अनुभव रहे वो भी आपको खोज के पढ़नी चाहिए। फिलहाल किस्सा बता देता हूँ। बंसीलाल वहां पहुंचे, ललित बाबू ने परिचय करवाया उनका उस जमाने के बहुत मशहूर एक्टर राज कपूर से। बंसीलाल जी, ये राज कपूर है। बंसीलाल ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले अच्छा आपका फरीदाबाद में कोई बिजनेस है क्या? राज कपूर हक्के बक्के रह गए कि क्या जवाब दें। तब तक किसी ने कहा कि नहीं ये एक्टिंग करते हैं। बोले अच्छा, आप लोग ही हैं जो गलियों में ऐसे नाच गाना करके तमाशा जुटाते हैं। अब राज कपूर को समझ में ना आया कि वो क्या जवाब दे, और तब तक वहां पर ललित बाबू आ गए। और ललित बाबू क्योंकि समवयस्क थे, बल्कि कुछ सीनियर ही थे बंसीलाल से, तो लगभग झिड़कते हुए बोले, तुम यार बंसीलाल हरियाणा के बाहर भी कुछ देखा करो, इतना महान मशहूर एक्टर है और तुम उसको गली गली नचवा रहे हो। तो ऐसे थे बंसीलाल। खुद कभी शराब नहीं पीते थे, लेकिन ऐसी महफिलों में चले जाते थे और वहां पर फिर ऐसे वाकये होते थे। इस तरह के वाकये होते रहते हैं उस नगर में जिसका नाम है नेता नगरी। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप सांसद को नहीं, नेता नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये हमारा वीकली पॉलिटिकल शो है और इसमें मेरे साथ होते हैं मेरे नौजवान साथी निखिल वाड। आज के नेता नगरी की शुरुआत हम उस घटना से कर रहे हैं जिसके विजुअल्स आपने जरूर टेलीविजन पे देखे होंगे, फोन पे, ट्विटर पे वायरल हैं। यूएस कैपिटल पर एक हमला होता है, वहां पे एक भीड़ घुस जाती है और उसके बाद शुरू होती है जो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड माना जाता है जैसे अमेरिका, उसको लोकतंत्र कैसे पालन किया जाए उसकी पालना की नसीहतें मिलती हैं पूरे दुनिया से, भारत से भी मिलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस तरह सबवर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक बात है, उन्होंने बहुत दुरुस्त बात कही। हमारी चिंता इसको लेकर के है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो सबवर्शन है वो सिर्फ किसी एक इमारत पर होने वाले हमले से नहीं होता है, वो बहुत तरह से होता है, बहुत जगह पे होता है, और ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से अमेरिका में हमने देखा नेता आते हैं, पब्लिकली लोगों को उकसाते हैं कोई गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए। ऐसा भारत में तो नहीं होता है ना, और अगर होता है तो कितनी चिंता व्यक्त की जाती है और कहां से, और प्रधानमंत्री मोदी क्यों तब कुछ नहीं कहते हैं। विचार कीजिएगा और हम बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की नेता नगरी में आपके लिए हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की, जहां से लगातार सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं। हम तनाव की इन खबरों के बीच सभी तथ्यों के आलोक में देखने वाले हैं कि किसी तरह का डेस्परेशन है क्या शिवराज सिंह चौहान के मन में कि वो कितने दिन भोपाल में रह पाएंगे। इस पे हमसे बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की, जहां पर एक शहर के नाम बदलने को लेकर के महाविकास अघाड़ी सरकार में दरारें दिखने की बात हो रही है। ऐसा कुछ है क्या? इस बारे में हमसे बात करने के लिए जुड़ेंगे पत्रकार साहिल जोशी।
तीसरी सुर्खी होगी वैक्सीन को लेकर, जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है उसके अप्रूवल को लेकर। एक वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हो रही है, फिर कई नेताओं के बड़े मूर्खतापूर्ण बयान भी आ रहे हैं कि ये इस पार्टी की वैक्सीन है, उस पार्टी की, कोई उसे नपुंसकता से जोड़ रहा है, कोई किसी और से। तो इन सब चीजों पर बात करेंगे आज के नेता नगरी में। नेता नगरी में सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां के सियासी हालात लगातार सुर्खियां बना रहे हैं, और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कई किताबें लिख चुके हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पर, और फिलहाल जोश होश मीडिया के मैनेजिंग एडिटर दीपक तिवारी जी। पहली चीज हम दीपक जी यही जानना चाहते हैं कि हमने हाल के दिनों में मालवा में जो घटनाएं देखी हैं, मंदसौर में, इंदौर में, उज्जैन में रैलियां निकलती हैं, उनमें नारे लगते हैं। रैलियां ऐसे इलाकों से निकलती हैं संयोगवश जहां पे मुस्लिम आबादी होती है, और उसके बाद वहां पे सांप्रदायिक तनाव होता है, पत्थरबाजी होती है। उसके बाद एक हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स हमें दिखता है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या फिर इनमें कोई पैटर्न है, इनके पीछे कोई बड़ी वजह है? इसमें मैं एक चीज और दीपक जी जोड़ना चाहूंगा, एक सप्लीमेंट्री सवाल के तौर पे, कि देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो जो भोजशाला वाला विवाद था, जो कि लगभग 15-18 वर्ष पहले था, उसके बाद से, और खास तौर पर शिवराज सरकार के दौरान, इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं आई है। और शिवराज बहुत एग्रेसिवली अपनी इस इमेज को प्रमोट भी करते थे कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पे भी भेजूंगा, हज पे भी भेजूंगा, मैं सारे हिंदू त्योहार तो मनाऊंगा ही, लेकिन मैं राज्य का मुखिया हूं तो इफ्तार दावत देने में या टोपी पहनने में भी मुझे गुरेज नहीं है। लेकिन ये उस इमेज के बिल्कुल उलट दिखती हैं ये घटनाएं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसा अभी निखिल जी ने भी सवाल किया, ये मध्य प्रदेश के लिए ये सब जो घटनाएं हो रही हैं ये स्वाभाविक नहीं है, ये बड़ी असामान्य घटनाएं हैं। और आप जो कह रहे हैं कि ये कोई टेम्परेरी या कोई छुटपुट घटनाएं हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक पूरा पैटर्न है। और जो सौरभ जी आप जो सवाल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भोजशाला का मामला जब हुआ था, जब उमा भारती दिग्विजय सिंह को चैलेंज कर रही थी 2003 में, तो उसके बाद से ऐसा कोई सांप्रदायिक विषय कोई मध्य प्रदेश में रहा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में कभी सांप्रदायिकता की राजनीति हुई नहीं है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में वो पॉपुलेशन लगभग 7-8% के आसपास है। फिर पॉकेट्स भी ऐसे नहीं है। मालवा का एक पॉकेट जरूर है जहां पर कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का है, लेकिन एक सीट बुरहानपुर और दूसरी भोपाल को छोड़कर, भोपाल उत्तर, इन दो सीटों को छोड़कर कहीं पर भी जो अल्पसंख्यक आबादी है वो अपने दम पर चुनाव नहीं जिता सकती, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी ढेरों सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता का ऐसा कोई पिछला कोई इतिहास नहीं रहा है। भोजशाला के विवाद या यूं कहें उस समय जो सांप्रदायिक फ्लेयर अप हुआ, उसके अलावा मध्य प्रदेश में केवल 2 ही बार बड़े दंगे हुए। एक 1967 का उषा भार्गव कांड जबलपुर का हुआ था, वहां से पोलराइजेशन थोड़ा बहुत बीजेपी ने करना शुरू किया था। थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं इसके बारे में? उषा भार्गव कांड माना जाता है उसे आजाद भारत का। हाँ, तो उषा भार्गव कांड के बाद में एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक, अगर मध्य प्रदेश वैसे कोई उस तरह से प्रयोग भूमि नहीं रही है भाजपा, जनसंघ और आरएसएस की सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में, लेकिन वो एक कोशिश हुई थी, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला हो भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नहीं था। कुछ प्रतिशत वोट सुन के जरूर बढ़े थे, लेकिन जनसंघ ने तत्कालीन जनसंघ ने उस समय राम राज्य परिषद को पीछे छोड़कर अपनी एक, जिसको कहें कि महत्वपूर्ण इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना स्थान बनाया था। फिर राम जन्मभूमि के बाद में जो भोपाल और उज्जैन में जो दंगे हुए थे उस समय हुआ, लेकिन उसके बाद में जो चुनाव हुआ इमीडिएट बाद में, लगभग राष्ट्रपति शासन के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी दिग्विजय सिंह की। अब जो महत्वपूर्ण इसमें जो बात है, जो आपने सौरभ जी कही शिवराज सिंह जी के बारे में, तो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में माना जाता है, और वो खुद भी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये संयोग कह लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस विदिशा सीट से चुनाव लड़े थे और लखनऊ से 1996 में,
उसमें जो जब सीट उन्होंने खाली की थी तो विदिशा से फिर शिवराज सिंह वहां से सांसद बने थे। और जो स्वभाव है, जो मैनरिज्म है इनका, शिवराज सिंह का, आप उनके भाषण देने की शैली देखें तो बहुत कुछ अटल बिहारी वाजपेयी को एम्यूलेट करते थे। राजनीति में भी वो ऐसा ही करते थे। हर ईद में मुख्यमंत्री के तौर पर 14 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहे, भोपाल के ईदगाह में जाते थे और शिवराज सिंह जो जालीदार टोपी पहन के फोटो खिंचवाते थे। लेकिन जैसे ही 2014 के चुनाव के बाद में उधर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जो कट्टरवादी और जो हिंदुत्व की, जो जिसको कहें कि शार्प हिंदुत्व, एग्रेसिव हिंदुत्व की जो राजनीति शुरू हुई, वहां से शिवराज सिंह ने धीरे 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 यूं कहें कि एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू किया। 2013 का चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुआ था विधानसभा का, उसमें आंकड़े गवाह हैं इस बात के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने, मुसलमान महिलाओं ने शिवराज सिंह को वोट किया था। एक बड़ा वर्ग था जो इनको वोट करता था। लेकिन 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और दिल्ली में जिस तरह से फिर हिंदुत्व को लेके एक वातावरण बना, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह को भी लग रहा है कि अब जब हवा इस तरफ बह रही है तो हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही अटल जी और आडवाणी जी वाली जो लड़ाई चलती थी एक समय, तो उसमें कहीं हम अटल जी बन के हम किनारे ना होने लगे। तो उनको किनारे होने का डर लग रहा है, जिस कारण से वो एकदम ये अतिवादी राजनीति पर उतारू है। ये शिवराज सिंह का स्वभाव नहीं है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटनाएं पिछले 2-1 महीनों के दौरान हुई हैं, वो सीधा सीधा इशारा कर रही हैं कि शिवराज सिंह अब जो राजनीति कर रहे हैं वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं और वो उनके स्वाभाविक राजनीति नहीं है। इससे पहले कि मैं जो एमपी की इनर पॉलिटिक्स है उससे जुड़े आपसे कुछ सवाल पूछूं कि किस तरीके के पुश एंड पुल है शिवराज के ऊपर। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघ के दुलारे हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो डार्क हॉर्स हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए वो बीडी शर्मा हो सकते हैं। इसीलिए उनको लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सांसदी का चुनाव लड़वाया गया, संगठन में ऊपर लाया गया। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं जो एमपी से दूर है लेकिन मन उनका हमेशा एमपी में रहता है, वेस्ट बंगाल के प्रभारी हैं, लगातार सुर्खियों में है। नरेंद्र तोमर हैं जो जिनका नाम बताया जाता है कि लगभग तय हो गया था, जो नया गठबंधन बना था पोस्ट कमलनाथ, लेकिन फिर नहीं हो पाया, वो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में घिरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला ग्रुप लगातार है ही, नरोत्तम मिश्रा बहुत फ्रंट पर है। तो ये सब फैक्टर हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद शिवराज सरकार चलाने को लेकर उतने सहज नहीं या अपनी पोजीशन को लेकर उतने कंफर्टेबल नहीं है। मैं उस सवाल पे आऊंगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मुझे टिप्पणीकार ने कहा कि आप एमपी की घटनाओं को सिर्फ एमपी के कंटेक्स्ट में मत देखिए, पूरे देश में एक जो मिलिटेंट हिंदू असर्शन है कि अब हम दबेंगे नहीं। बहुत दिन आपने हमें दबा लिया, कभी सेकुलरिज्म कह के, कभी ये कह के, कभी वो कह के। अभी तो जो एक बीजेपी का पहले नारा रहता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो वो चीज सब जगह अब दिखनी चाहिए। इस चीज का बड़ा जोर है कि अगर झगड़ा हुआ है, थाने में पहुंचे, हमारी सरकार है तो हमारी सुनी जाएगी। उसका ये एक अगला रूप है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरे देश में असर्शन है अलग अलग घटनाओं को लेकर, जैसे अभी इंदौर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ जो विधायक हैं मालिनी गौड़, उनके बेटे ने मुकदमा किया, उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। फिर इन सब पे शिवराज का जो बयान आया कि अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसको डिमोलिशन झेलना पड़ेगा, इस आशय का एक बयान आया। तो आप उस कंटिन्यूटी में देखते हैं इसको या ये लोकल पॉलिटिकल फैक्टर का असर्शन है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल लोकल पॉलिटिक्स से ज्यादा नेशनल का असर्शन है। ये बिल्कुल सही है जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि धारा उस तरफ बह रही है और शिवराज सिंह उस धारा से हटके नहीं रहना चाहते। दूसरा पक्ष इसमें यह भी है, जो आपने शुरू में वीडी शर्मा का नाम लिया। वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरों में से एक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। संगठन के बैकग्राउंड से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की। उनके पास में कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसा कोई बैगेज नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन है अभी।
और एज उनके साथ में है। जो संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो सक्सेशन प्लान है उसका वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगते हैं अभी तक तो फिलहाल। हालांकि जिस तरह की राजनीति वीडी शर्मा अभी कर रहे हैं उससे लगता नहीं है कि वो कोई बहुत लंबी रेस के घोड़े के हिसाब से राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई जो हम लोग नजदीक से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें वीडी शर्मा अपने आप की पोजीशनिंग उस तरह से नहीं कर रहे हैं, जबकि पार्टी ऐसा संकेत दे रही है कि ये भविष्य के नेता हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि सिंधिया के आने के बाद में शिवराज सिंह को जिस तरह से संघ का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि अब आप किनारे हटिए, नए लोगों को अवसर दीजिए। दूसरा जो आप बात कह रहे हैं कि नेशनल हिंदुत्व का जो मिलिटेंट असर्शन है उसमें शिवराज सिंह वही मॉडरेट फेस है, तो अब इनकी कोई जगह नहीं है। शिवराज सिंह को लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में हम किनारे ना हो जाएं, क्योंकि अब तो हर कोई योगी और मोदी बन के ही राजनीति करना चाहता है। इसमें हालांकि मेरे बिल्कुल अलग मत है, क्योंकि मोदी और योगी की राजनीति कितनी सफल राज्य स्तर पर हो रही है ये चुनाव परिणाम जो लगातार जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं वो बता रहे हैं। हिंदुत्व का जो मिलिटेंट असर्शन है, जो हार्डकोर हिंदुत्व है, वो कितना वोट दे पा रहा है ये भी राज्यों से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना भी सहज नहीं है कि एक तरफा सब कुछ मामला चल रहा है। पर शिवराज सिंह को कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि इस नई राजनीति में कहीं वो मिसफिट ना हो जाए। दूसरा, उनके बारे में एक ये छवि धारणा बन गई कि वो एक प्रशासक नहीं है, ऐसे ढुलमुल किस्म के नेता है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, खूब उठते बैठते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, पर वो प्रशासक नहीं है और वो कोई बहुत एक डिसाइसिव लीडर है ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि जब 2014 के पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री पद खुला हुआ था आडवाणी जी के बाद में, तो उसमें शिवराज सिंह का भी एक नाम रेकनिंग में था, लेकिन इनका नाम इसलिए तब नहीं आया क्योंकि ये माना गया पार्टी में कि शिवराज सिंह एक बहुत अच्छे मजदूर हो सकते हैं, वो एक लीडरशिप देने वाले नेता नहीं हो सकते। पार्टी के लिए वो महत्वपूर्ण है, लेकिन देश चला पाएंगे तो वो शिवराज सिंह उस डायलेमा से गुजर रहे हैं। उस डायलेमा का चक्कर ये है कि जितना उन्होंने जो पुण्याई कमाई थी अटल जी वाली लाइन की, मुझे लग रहा है कि वो पुण्याई निरंतर खोते जा रहे हैं, क्योंकि इस शिवराज सिंह की स्वीकार्यता पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा होगी। मुझे नहीं लगता इस शिवराज सिंह की स्वीकार्यता वोटरों के भीतर बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं लगता। और मध्य प्रदेश अभी जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, क्योंकि हर दिन तो यहां खबरें छपती हैं सिंधिया के दबाव को लेके कि वो अपना जो शर्तों के तहत आए थे उन शर्तों को पूरी करवाना चाहते हैं, तो शिवराज सिंह उन सब चीजों से बचने को लेके ये एक नया, जिसको कहें कि एक फ्रंट खोल रहे हैं जिसमें कि ध्यान इस तरफ रहे, पर आगे कितना सफल होगा ये भविष्य बताएगा। इसी सवाल को हम एक टाइमलाइन की तरह भी समझना चाहते हैं सर, कि ये बात जैसा कि आपने भी बताया कि कई नाम कंसिडर हुए थे, लेकिन उसके बाद शिवराज का नाम आगे किया जाता है जब उनको ऐसा लगता है कि एक शेकी जमीन पर हम दोबारा सरकार बना पाएंगे। और लेकिन तब भी ये कहा जाता था कि शिवराज शुरुआत है, शिवराज के साथ अंत नहीं होगा। अभी पूरे 3.25 साल बाकी हैं, काफी लंबा कार्यकाल है। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव तक शिवराज ही सीएम रहेंगे, या अगर वो रहते हैं तो वो भोपाल से कुछ कर पाएंगे? क्योंकि ये अब जिस तरह सरकार एमपी में चल रही है वो पहले से काफी अलग है। पहले शिवराज अपने मंत्री रखा करते थे, अपने कार्यक्रम चलाया करते थे, अपने नाम से भी स्कीम लॉन्च करते थे। अब वैसा कुछ नहीं हो रहा है और मतलब एक तरह से रिमोट कंट्रोल है जो संगठन के पास है और वो दिल्ली में है। हाँ, देखिए, ये जो अंत में आपने बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के सारे नियंत्रण दिल्ली से हो रहे हैं। अन्यथा अब से पहले ये होता था कि मध्य प्रदेश की चीजें मध्य प्रदेश में ही रहती थी, दिल्ली कभी इतना हावी नहीं रहता था। लेकिन बीच बीच में ऐसी स्थितियां आई हैं कि जब दिल्ली हावी हुआ है, 2015 के करीब जब शिवराज सिंह को दिल्ली में केंद्र में कृषि मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव था, तो उस समय शिवराज सिंह उसको माने उस प्रेशर को झेल गए, वो नहीं गए दिल्ली। ज्यादातर लोगों से आप बात करेंगे, आप संघ के लोगों से बात करेंगे तो सब कहेंगे कि 2023 का मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और शिवराज सिंह के नेतृत्व में नहीं होगा, बदल दिए जाएंगे। भाजपा के ज्यादातर नेताओं से आप अकेले में बात करेंगे तो वो यही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, वोटरों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों से आप बात करोगे तो सब लोग यही कहेंगे कि साहब वो मध्य प्रदेश में एक सक्सेशन प्लान तैयार हो रहा है और शायद शिवराज सिंह बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे।
पर मैं आपको बताऊं निखिल जी, मैंने 2 पुस्तकें मध्य प्रदेश की राजनीति में लिखी और एक पूरा चैप्टर लिखा कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के असली चाणक्य हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र को देश की राजनीति का पहला चाणक्य कहा गया था, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य अगर कोई है मध्य प्रदेश में तो असली वो शिवराज सिंह है। जिन लोगों को शिवराज सिंह की प्रतिभा पर जिनको जानकारी नहीं है, जो जानते नहीं है, वो ही ऐसी बात कह सकते हैं। शिवराज सिंह में सरवाइव करने की इतनी क्षमता है, वो जिस तरह से अपने आप को रीमॉडल और रीमोल्ड करते हैं, बदलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, जिस अहंकार विहीन राजनीति का वो निर्वाह करते हैं, उसमें वो अजात शत्रु किस्म के हो जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, शिवराज सिंह अगर आ गए हैं मध्य प्रदेश में तो अगला चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से शिवराज सिंह अपना कोर्स करेक्शन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के भीतर इतना सामर्थ्य कम से कम मैंने तो पिछले 25-30 वर्षों में नहीं देखा है। तो अंततः सरवाइव शिवराज सिंह ही करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दीपक जी कि ये जो एक जिक्सा पजल है बीजेपी की, हर पार्टी की अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। बीजेपी की बात करें तो हमें पता है कि संगठन, संघ, कुछ बड़े नेता, विधायक दल में आपके अपने गुट, ऐसे अलग अलग इक्वेशन रहते हैं। कास्ट इक्वेशन, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप वोट कैचिंग एबिलिटी, इन सब फैक्टर्स के हिसाब से इस पूरी पजल में एक नया ब्लॉक जुड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के पॉलिटिकल कल्चर से बिल्कुल अलग है। श्रीमंत महाराजा, उनके समर्थक जो है वही है, हम तो उनके बिना कुछ भी नहीं है, इस तरीके का एक भक्ति भाव, दरबारी भाव और ग्वालियर चंबल संभाग की जो पॉलिटिक्स है। ज्योतिरादित्य कितने फिट हो रहे हैं बीजेपी के इकोसिस्टम में? मैं दोनों ही पक्षों की तरफ से जानना चाहता हूं कि उनका खेमा कितना कंफर्टेबल है, कितना लॉन्जिविटी देखता है इसमें, और बीजेपी कितनी कंफर्टेबल है, ये संघ कहां तक जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आपने इकोसिस्टम की बात की है, तो उस इकोसिस्टम में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जेल कर जाएं ये तो संभव है, पर उनका जो समर्थक वृंद है वो जेल कर पाए ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, इकोसिस्टम ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना जेल करने देता है, इकोसिस्टम कितना उनको बर्दाश्त करता है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी से अलग है। ये संगठन आधारित पार्टी है मध्य प्रदेश में। पूरे देश का सबसे अच्छा संगठन अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का है तो वो मध्य प्रदेश में है। और आप इस बात से अनुमान लगाइए कि 173 के करीब सीटें पाकर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, और मुख्यमंत्री बनने के बमुश्किल 1.5 वर्ष के अंदर उमा भारती बाहर चली गई, और आज उमा भारती भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली गई। जो संगठन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी क्या दुर्गति संगठन कर सकता है? उमा भारती इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या उमा भारती से बड़े जनाधार वाले नेता हैं? नहीं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जाति के नेता हैं? नहीं। क्या उमा भारती की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भीतर उनका बचपन और जवानी और राम मंदिर आंदोलन से निकले हैं? तो ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। तो ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर अपनी राजनीतिक शैली मिलने जुलने के मामले में थोड़ी बहुत बदल ली हो तो बदल ली हो, एविडेंटली बाहर से दिखने में उनकी कोई राजनीतिक शैली नहीं बदली है। अभी भोपाल आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही हो हल्ला, वही हंगामा, वही तोड़फोड़, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाना। ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की राजनीति अब ज्यादा नहीं चल पाती। तो ये भविष्य के गर्त में है ये सवाल। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक तो हाके की सरकार बनी थी, इस सरकार को मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हाके की सरकार बोलता हूं। जिस तरह पुराने जमाने में राजे महाराजाओं के लिए हाक कर शिकार सामने ले आते थे और फिर वो गोली मार देते थे, तो ये हाके की सरकार है कि घेर घार के लाके आपने सरकार बना ली। तो नैतिक बल नहीं है शिवराज सिंह के पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास में इस सरकार को कंट्रोल करने का। एक बात। दूसरी बात,
ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजनीति है और जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को एक्सपोज किया है, ले दे की राजनीति, मुझे ही राजस्व विभाग चाहिए, मुझे ही ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे ही जल संसाधन चाहिए, मेरे अधिकारी मेरे वो, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा समय तक मुझे नहीं लगता कि चलेगा। तो अंत में आप पाएंगे कि ये हाके की सरकार और ये जो बेमेल शादी है, इनका क्या होता है वो किसी से छुपा नहीं है। दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेता नगरी में अब बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पे एक शहर के नाम को बदलने को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार साहिल जोशी से। स्वागत है सर आपका, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर, 6 दिसंबर को उद्धव ठाकरे जो सीएम हैं वो एक बयान देते हैं, वो बात करते हैं कि किस तरह औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए संकल्प पारित हो गया है दोनों सदनों से, और उसके बाद अब ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि शहर का नाम बदला जाए, एयरपोर्ट का नाम बदला जाए। हमें लगा कि ये बहुत एक नॉर्मल न्यूज होगी, स्टेट की न्यूज है, इसमें नेशनल पॉलिटिक्स का क्या लेना देना, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उन्हीं की सरकार में मंत्री और कांग्रेस के जो लीडर हैं आपके स्टेट में, वो पब्लिकली आकर के कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम साफ साफ इसके खिलाफ होंगे और नाम बदलने से विकास नहीं होता है। इसको किस तरह आप रीड कर रहे हैं? महाविकास अघाड़ी कितनी स्टेबल है सर वहां पे अभी? देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर अगर विवाद शुरू हुआ है तो उसका एक मतलब तो साफ, मेरे ख्याल से आजकल सभी को ये समझ में आता है कि कोई ना कोई चुनाव आ रहा होगा, वरना इस तरीके की घटना अचानक होना ये तो संभव नहीं है। तो अब ये भी कोई गुलदस्ते में बात नहीं रह गई है कि औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते अचानक ये बात दोबारा शुरू हो गई है। अब ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई उसको अगर हम सबसे पहले देखें, कांग्रेस इस कंट्रोवर्सी में कहीं भी नहीं थी पहले, और शिवसेना की ये आज से नहीं 1988 से जब पहली बार शिवसेना ने औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव लड़ा था मुंबई के बाहर, तब से शिवसेना की ये मांग रही है कि संभाजी नगर उसका नाम कर दिया जाए, औरंगाबाद का नाम। अब हुआ ये कि पिछले कुछ दिन पहले किसी एनजीओ ने एक लव औरंगाबाद करके एक बड़ा सा एक चौराहे पे एक स्ट्रक्चर बना दिया था। उसके जवाब में शिवसेना के जो वहां के लोकल नेता है, उन्होंने वहां पर लव संभाजी नगर इस तरीके से उन्होंने ये बना दिया। अब वहां से वो विवाद दरअसल शुरू हो गया। उसके बाद कांग्रेस की ये भूमिका रही है कि नाम बदलने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने उनको याद दिलाया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, तो ये नाम बदलने के इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि चूंकि चुनाव वहां पर आ रहे हैं धीरे धीरे और शिवसेना का कब्जा रहा है औरंगाबाद महानगर पालिका पर, जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका पर रहा है, तो वो जाने नहीं देना चाहते उस महानगर पालिका को। तो उनको लगा कि अब ये मामला पकड़कर बैठना ही राजनीति में मतलब एक अच्छा दाव हो जाएगा। तो उसको लेकर शिवसेना ने जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि औरंगाबाद के जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर संभाजीनगर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाए, और जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार ही कर सकती है, तो उन्होंने उनके पाले में डाल दिया। अब बीजेपी इस पे कूद गई। उसके साथ साथ औरंगाबाद में एमआईएम काफी ताकतवर है, तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम भी इसमें कूद गई है, और अब ये मामला चौतरफा हो गया। तो उसके बाद हुआ ये कि बेसिकली जो उद्धव ठाकरे यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो ट्वीट जाती है, उस ट्वीट में उन्होंने क्या किया कि औरंगाबाद संभाजीनगर और सामने लिख दिया या कॉमा में डाल के औरंगाबाद इस तरीके से लिखा। अब औरंगाबाद का नाम अधिकृत तौर पर संभाजीनगर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर ये डाला। उनको पता था कि कांग्रेस को रिएक्ट करना पड़ेगा, कांग्रेस के मंत्रियों ने रिएक्ट किया, फिर ये बताने की कोशिश हुई कि गलती से वो डल गया है करके। लेकिन अब कोई छोटा मुद्दा निकाल करके कि वहां के कोई अस्पताल में हम नई भर्ती कर रहे हैं, तो उसका नाम उसका प्रेस रिलीज निकालने के वक्त भी सीएमओ की तरफ से जानबूझकर संभाजीनगर और इस पे औरंगाबाद इस तरीके से डाल के उन्होंने उसको रिलीज किया। तो शिवसेना ये दिखाना चाहती है कि हम बदले नहीं है, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम बदले नहीं है, और जो कोई विवाद था ही नहीं। मतलब आश्चर्य लगेगा आपको सुन के कि जब शिवसेना बीजेपी की सरकार 95 में आई थी, तब भी इन्होंने नाम बदला था। ये मामला कोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने 2 टूक उनको कहा था कि आपको जो जीत कर भेजा गया है वो शहर का विकास करने के लिए भेजा है, नाम बदलने के लिए नहीं भेजा है।
वो मामला तब से वैसे ही पड़ा हुआ है और इनकी 2 बार सरकार आकर गई, लेकिन उसके बावजूद कभी उन्होंने नाम नहीं बदला है। अब अचानक ये शुरू हो गया है क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव है, शिवसेना चाहती है कि अपना रुतबा बना रहे, उनको लगता है कि कोई दूसरा लेके जाएगा, उसके बजाय हम ही उस चीज को मुद्दा बना ले। दूसरी तरफ कांग्रेस है कि जो अब दोबारा औरंगाबाद में अपना कहीं पांव लग सकता है क्या वो देख रही है, उन्होंने भी तुरंत उसको रिएक्ट कर दिया है। और अब दोनों के बीच में मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि नूरा कुश्ती चल रही है। सरकार इस मुद्दे पर गिरेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर सरकार कभी गिरती नहीं है। सरकार जी साहिल जी, आप जो बात कह रहे हैं कि छोटी सी बात थी और बड़ी हो गई, पर कई जानने वालों का ये कहना है कि बात तो कई दिनों से खदबदा रही थी, उसको निकासी ये औरंगाबाद और संभाजी नगर वाले प्रकरण से मिल गई। चीजें उतनी भी स्मूथ नहीं है जितनी हर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं ने उस समय पैचअप वर्क किया था दिल्ली से जाके, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद या दूसरे लीडर हो, उनका अहमद पटेल गुजर चुके हैं, गुलाम नबी आजाद यहाँ पर अपनी ही एक जो पार्टी की टसल है उसमें जूझ रहे हैं। तो केंद्र का कोई वैसा दखल नहीं है। जो राज्य के नेता है उनको ये लग रहा है कि सब मोटा मोटा जो हिस्सा है वो तो चला गया एनसीपी और शिवसेना के पास, हमारे पास बची है कतरन। जैसे वो एक शुक्रवार की व्रत कथा में होता है कि जो बेरोजगार बेटा है उसको जूठन वाली रोटी दे दी जाती है। तो उनको लग रहा है कि वो कैसे असर्ट करें खुद को, और शिवसेना उस डाइकोटमी में फंसी है कि हम अपने न्यूक्लियस को न छोड़ें लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ मैनेज भी करें, लेकिन कल को बीजेपी ये भी धप्पा न मार दे आके कि देखो अब ये हिंदुत्ववादी नहीं रहे। सो दे आर एनी विच वे वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, एंड पीपल सेड कि ये जो औरंगाबाद वाला मैटर आया इसमें उद्धव वांटेड टू असर्ट हिमसेल्फ कि ठीक है पुश एंड पुल चलेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको भी सुनना पड़ेगा। और कई लोगों ने कहा कि ऐसा ही स्टांस मनमोहन सिंह ने लिया था न्यूक्लियर डील के दौरान। आप सरकार रहे या जाए अभी तय कर लिया, हमारी भी कोई बात है तो ये हो के रहेगा न्यूक्लियर डील। इज इट समथिंग लाइक दैट? और हम सेना की उस मतलब शिकायत जो अंदर खाने वो लोग बात करते हैं उसको भी समझना चाहते हैं कि जैसे उनकी एक शिकायत है कि संजय राउत तो नेशनल टीवी पे आके सेकुलरिज्म डिफेंड कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहुत आउटरीच कर रहे हैं, भाई हम जहां से आते हैं, हम जिस विचार परंपरा से आते हैं, लेकिन कांग्रेस का दिल उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, हमको अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं वो। देखो ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि पेपर पर तो ये एनालिसिस ठीक है, क्योंकि ये तो जो दिख रहा है वो जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब सरकार चलती है तब इस तरीके से होता नहीं है। सबसे पहले तो जब 3 पार्टियों की सरकार होती है तो वो कभी भी स्मूथ नहीं चल सकती। उनमें भले आप विचारधारा का, कांग्रेस एनसीपी में कौन सा विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी उनकी सरकार में भी झिकझिक होती रही, हमेशा से उनकी तकलीफ होती रही, तो इसके वजह से वो बात अलग है। अब रही बात कि क्या अहमद पटेल के जाने से या बाकी किसी के जाने से सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए क्या है, कांग्रेस के जो नेता है ना, आज की स्थिति में उनको जो सत्ता मिले वो चाहिए, क्योंकि आसानी से उनका सत्ता मिलने वाली है नहीं। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके लोग मंत्री बन सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस के जितने विधायक जीत कर आए ना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठवाड़ा से है, जिसमें औरंगाबाद शहर आता है, जिसकी हम कह सकते हैं कि मराठवाड़ा की कैपिटल औरंगाबाद है। तो वहां के जो मंत्री है ना, वो नहीं चाहते कि ये मुद्दे पर हम सरकार से बाहर निकले। देखिए न्यूक्लियर डील ये बहुत बड़ी बात है। औरंगाबाद नाम का शहर का नाम चेंज करना कि नहीं करना, उससे महानगर पालिका के चुनाव पे असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार गिरेगी क्या? तो नहीं गिरेगी। ये सभी पार्टियों ने बहुत सारा यूटर्न लिया हुआ है 2019। साहिल जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सरकार गिरेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दरारें हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हो गई है। जाहिर सी बात है अभी सरकार चलेगी कुछ महीने और, देखो, लेकिन ये जो एक एड ऑन होती रहती है चीजें। देखो दरारें तो पहले से हैं। जब सारे ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ सरकार बनाने जा रही थी तो उनको पूरी तरीके से पता था कि हम किस चीज में कूद रहे हैं। उनको पता था कि शिवसेना, देखिए शिवसेना कितनी भी कोशिश करे वो हिंदुत्व का टैग मिटा नहीं सकते। वो कभी खुलकर ये बोल नहीं पाएंगे कि नहीं ये सब झूठ है, बकवास है, हम तो एक बार फिर सेक्युलरिज्म के नाम पर चलना चाहते हैं। जब इस तरीके की बातें होती है ना, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है पार्टियों के पास? तो लोगों को कंफ्यूज करो, इस तरफ भी बात करो, उस तरफ भी बात करो, और यही कोशिश दोनों के तरफ से चल रही है। देखिए ये मैं नूरा कुश्ती शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि जो मुझे दिखता है बेसिकली ये सोची समझी रणनीति है दोनों के बीच में। जो अक्सर आरोप लगाया जाता है एमआईएम और बीजेपी के बीच में कि दोनों की सोची समझी रणनीति होती है
कि दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, और उससे होता यह है ना कि जिनको तीसरे किसी पार्टनर को उस लड़ाई में कोई जगह ही नहीं मिलती। ये दोनों ही इतना हिस्सा ले लेते हैं झगड़े में कि, क्योंकि देखिए औरंगाबाद का मसला निकलता तो होता क्या, सबसे पहले तो इसमें एमआईएम कूद पड़ती, ठीक है, उसके बाद बीजेपी जाहिर सी बात है कूद पड़ती ही पड़ती, लेकिन तो उससे पहले ही इन दोनों ने इस मुद्दे को झपट लिया, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। अब जिसको इसके तरफ, क्योंकि दोनों का गठबंधन तो होना नहीं है महानगर पालिका के चुनाव में, अब दोनों ने पोजीशंस लेके रखी हुई है, तो उसका फायदा उनको कहीं ना कहीं होगा, ये सोच के ये लोग दोनों इस बात को ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसे मुद्दे निकलते हैं ना, तब जो एक्चुअल मुद्दे हैं महानगर पालिका के, वो दरकिनार अपने आप हो जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा फायदा होता है जीतने के लिए, क्योंकि औरंगाबाद में अगर लड़ाई होगी तो शिवसेना बनाम बीजेपी की होगी। अब ऐसे में बीजेपी ने खुद से तो ये मुद्दा नहीं उठाया औरंगाबाद संभाजीनगर का, ये मुद्दा अगर नहीं होता तो बीजेपी क्या मुद्दा उठाती? बीजेपी मुद्दा उठाती शहर की सड़कों का, बीजेपी मुद्दा उठाती औरंगाबाद में कैसी खराबी है, इतने साल से शिवसेना राज कर रही है लेकिन वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, इस तरीके के मुद्दे निकालती। अब बीजेपी को भी औरंगाबाद संभाजीनगर के बारे में बात करनी पड़ रही है, उस बहाने कांग्रेस उनसे लड़ पा रही है, उस बहाने कांग्रेस उनको सवाल पूछ रही है कि बिहार के औरंगाबाद का भी नाम चेंज कर दो, यहीं के नाम, इसका नाम क्यों चेंज करना है, अगर इतना ही है तो वहां भी आपकी सरकार है। तो पूरा मुद्दा भटकाने में ये मुद्दा काम आ गया है बेसिकली, और ये हमेशा से होता है हर जगह पे। देखो हैदराबाद केस में भी भाग्यनगर का मुद्दा उठा के यहां पर खड़े हो गए थे, और सेम चीज यहां पर हो रही है, ठीक है। तो ये बात बहुत साफ है कि बार बार कांग्रेस और शिवसेना दोनों इस सरकार में ये दिखाते रहेंगे कि भले हम दोनों साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, और जब जब सब वक्त आता है तो आइडियोलॉजी के मुद्दे पर हम अपनी बात खुलकर रखते हैं। ये दिखाने की कोशिश यहां पर साफ नजर आती है। हाँ, इसमें उद्धव ठाकरे अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, ये दिखता है, तो उसका उद्धव ठाकरे को फायदा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री अपनी भूमिका पहली बार ओपनली ट्विटर पर लिख रहे हैं कि इस तरीके से औरंगाबाद का नाम हटाना गलत है, वो उनके आइडियोलॉजी के लिए अच्छा है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है दरअसल अगर हम देखें तो, और इसीलिए ये खेल खेला जा रहा है जो यहाँ पर मुझे नजर आता है। अच्छा, मैं साहिल जी ये जानना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेंट स्कफल कि इज देयर एनी बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जिनको उद्धव सरकार बहुत एग्रेसिवली पुश कर रही हो, जो उनको लगता हो कि लॉन्ग रन में उनकी पॉलिटिक्स और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनकी इमेज को मजबूत कर रहे हो? डू यू सी एनी सच चेंज, एनी मूव? देखो और इज इट अबाउट सर्वाइविंग फॉर वन मोर डे, फॉर वन मोर मंथ? देखो ऐसा है कि एक बात के लिए तो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में हमेशा के लिए जाना जाएगा, वो ये कि जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, फिर वो मुंबई नागपुर का समृद्धि हाईवे हो या मुंबई के मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, वो शुरू करवाने में, मतलब काफी सालों से चल रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो शुरू करवाने में देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये दो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो नई आई हुई सरकार बिना किसी रोड़े के इन प्रोजेक्ट्स को खत्म भी करे तब भी उनके नाम पर एक बहुत बड़ा नाम, मतलब तब भी हम कह सकेंगे कि बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाना, उसके बावजूद भी देखिए आर्य कॉलोनी का पूरा मसला अभी भी लटका हुआ है, मतलब जिस तरीके से वो कार शेड का प्रोजेक्ट को लेकर अब वो डिले हो सकता है, ये तो बात क्लियरली दिख रही है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि बिना किसी कंट्रोवर्सी में जाए जो लटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अगर वो पूरा कर दे तब भी बहुत बड़ी बात रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद देखिए लोगों के आमतौर पर जो मैंने इतने साल में देखा है कि लोगों की सरकार से उम्मीदें बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही छोटी उम्मीदें होती है सरकार से, उतनी भी अगर वो करने में कामयाब रहे, बड़े प्रोजेक्ट्स तो बहुत दूर की बात होगी। और उनका नसीब इतना अच्छा नहीं था कि जैसे वो आए तुरंत कोविड की स्थिति हो गई, तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो उद्धव से कोई उम्मीदें भी नहीं रही पिछले साल भर में, क्योंकि कोविड की स्थिति रही। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने मुंबई में बड़े बड़े कोविड सेंटर्स बनवाए, वो सारी चीजें की उन्होंने, लेकिन फिर भी ज्यादा उम्मीदें उनसे थी नहीं। और सरकार के पास भी ये मौका मिल गया बताने का कि हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाए क्योंकि हम तो कोविड से निपटने में ही लग गए थे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा,
वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, उस पर भी सरकार के काम पर ये उठाया जाएगा। और विपक्ष यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, तो जिसके चलते उस पर भी ध्यान रहेगा उनका। तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन वो किस तरीके से करते हैं, वो दरअसल 2021 की उनकी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी शुरू है महाराष्ट्र में, कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट है या मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मुंबई नागपुर हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी समय पर ठीक हो जाए ना, तब भी बहुत हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो अभी की स्थिति है, 2021 तो निपट जाएगा उसको। सर, एक आखिरी सवाल जो हम कहना चाहते हैं, जो सौरभ कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात की उद्धव ठाकरे सरकार के। हम उसके पॉलिटिक्स पर आना चाहते हैं। ये हमको यहाँ दिल्ली में खूब सुनने को मिलता है, आप ठीक बता पाएंगे क्योंकि आप ज्यादा क्लोज हैं वहां पे चीजों के, कि इस सरकार को जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैनिटी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा शरद पवार के पास से आता है। अब ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन शरद पवार दिनों दिन उनके पास उतना वक्त कम होता जाएगा कि वो पॉलिटिकली इतना एक्टिव रहें, हर चीज में इंटरवीन करें। इसमें भी इस प्रेजेंट केस में भी हमने देखा सबसे सेंटर लाइन उसमें राष्ट्रवादी का ही था। अजीत पवार सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ में बैठ करके बात कर लेंगे और कॉमन मिनिमम के हिसाब से जो होता होगा वो हम देख लेंगे। जब क्या शरद पवार से आगे की तैयारी भी है इनके पास, कि जब शरद पवार का जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो अभी इस सरकार को मिलता है, उसके बाद इस सरकार का पॉलिटिकल सर्वाइवल कैसा रहेगा? मैं इसको आपको एक दूसरा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्चुअली ये सवाल हमेशा रहता है कि इनके बाद क्या, जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या, ये सवाल रहा था। उसका जवाब लाल बहादुर शास्त्री के रूप में मिल गया, हालांकि इंदिरा गांधी ने ही उनको कंटिन्यू किया। उसी तरीके से बाला साहब ठाकरे के बाद क्या होगा। कई लोगों ने अंदाज लगा के बैठे थे कि शिवसेना टिकेगी नहीं और राज ठाकरे सब कैप्चर कर लेंगे। तब तो राज ठाकरे की तूती बोल रही थी, उनका पॉलिटिकल करियर काफी उफान पर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी तरीके से आज की स्थिति में हम देखें तो शरद पवार के बिना इस सरकार का टिकना हम करीब करीब नामुमकिन पकड़कर चल रहे हैं आज की स्थिति में, क्योंकि शरद पवार एक्टिव है, कोई है जिसके पास सुनवाई हो सकती है। मतलब कांग्रेस के मंत्री भी उनके पास जाते हैं, शिवसेना के लोग तो उनके पास जाते ही हैं, ऊपर से एनसीपी के लोग को काबू करने में भी शरद पवार का हमेशा रोल रहता है, जैसे अजीत पवार हो या बाकी। अभी सब लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या करना चाहिए। देखिए, दो चीजें तो क्लियरली दिखती है कि अजीत पवार इस मंत्रिमंडल में आने के लिए खुश नहीं थे, इस सरकार में आने में खुश नहीं थे। ये उन्होंने अपना जो उन्होंने किया पिछले साल, उससे साफ ही हो गया कि भले वो बाद में वापस आ गए होंगे, अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या था वो उन्होंने साफ कर दिया उनको। तो ये बात तो साफ है, लेकिन वो शांत बैठे हैं क्योंकि शरद पवार वहां पर है, शरद पवार ने उनको दबा के रखा। दूसरी बात ये कि शिवसेना भी एक लिमिट के आगे अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि फाइनली कहीं ना कहीं शरद पवार का हाथ ऊपर है। कांग्रेस के नेता भी एक लिमिट के आगे इस सरकार को आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे चैलेंज नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि अगेन शरद पवार वहां पर है। अब शरद पवार नहीं रहेंगे तो क्या सारे लोग अपने आप को असर्ट करना शुरू कर देंगे, ये बात हमें देखनी होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि तब तक इन सारे पार्टियों को एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ सरकार नहीं चलाएंगे तो बीजेपी हावी हो जाएगी। जितना भी हो, अजीत पवार को इस बात का इल्म हो चुका है कि जितना फ्रीडम उन्हें इस सरकार में मिल सकता है उतना फ्रीडम शायद उनको बीजेपी के साथ नहीं मिल पाएगा। तो ये अगर उनको इल्म हो गया हो तो शायद वो भी अपने जो तरीके हैं वो बदल लेंगे उसमें। तो इसके लिए ये पोस्ट शरद पवार सिनेरियो क्या होगा ये बहुत ही मुश्किल है आज की तारीख में कहना। चीजें बदलती है राजनीति में, जो आज की स्थिति है वो एक साल के बाद नहीं रहती। हो सकता है कि कोई एक पार्टी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, हो सकता है कि कांग्रेस में एक बार फिर राहुल गांधी का युग शुरू हो जाए और राहुल गांधी कहे कि आई डोंट केयर कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में रहती है कि नहीं रहती है, आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे हम बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का भी इस सरकार को विरोध था। इस सरकार को बनाने में कांग्रेस के जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के नेता है, उनके दबाव की वजह से यह सरकार बन पाई है। तो एक साल के बाद हर पार्टी में क्या स्थिति होती है उसके ऊपर निर्भर होता है। सबसे बड़ी बात, 2022 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के नहीं, मुंबई महानगर पालिका के साथ नागपुर, ठाणे, नासिक, ये जो बड़े शहर है, पुणे, ये सारे महानगर पालिका के चुनाव एक साथ होते हैं। तो ये मिनी विधानसभा हो जाएगी। मिनी असेंबली चुनाव जब होंगे तब पता चलेगा
इस अलायंस का सचमुच में सबको जो फायदा चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला, उसके बाद ही कुछ घटनाएं शुरू हो जाएगी। अगर उसका फायदा दिख रहा है तो शरद पवार हो या ना हो सरकार चलती रहेगी, अगर उसका फायदा नहीं दिख रहा है तो शरद पवार होते हुए भी ये सरकार पे गड़बड़ियां हो सकती है। साहिल जी, हालांकि मेरे साथी निखिल कह चुके हैं आखिरी सवाल पर, आप जब बोल रहे थे तो मुझे एक सवाल और ध्यान आ गया। एक अरसे के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बात हो रही है और इस दौरान कई डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे विधान परिषद के चुनाव, और विधान परिषद के चुनाव के कुछ नतीजे बड़े उलटफेर वाले माने गए, खासतौर पर नागपुर और विदर्भ के रीजन में जो है बीजेपी के लिए। मैं उन चुनावों पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस को कई लोगों ने कहा कि अब चेक किया जाएगा थोड़ा सा, ना बहुत फ्री हैंड है, कई लोगों ने कहा चेक किया जाएगा, कई ने कहा नहीं ही इज डूइंग फाइन। और केंद्र में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर बिल पे जिन दो वॉइसेस को बड़ा सेम माना गया सरकार की तरफ से और वजन भी मिला, एक राजनाथ सिंह और एक नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने खूब एग्रेसिवली इंटरव्यू दिए और एग्रीकल्चर बिल को भी डिफेंड किया और विदाउट शेमिंग एनीबॉडी। तो और गडकरी और फडणवीस की जो पुरानी एक तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाला हिसाब किताब है, तो मैं वो जानना चाहता हूं कि नागपुर में हो क्या रहा है। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं। मतलब आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी विधान परिषद के चुनाव को लेकर इतना यूफोरिया नहीं देखा था, इतना कैंपेनिंग, उसको लेकर इतनी खबरें और ये सब चीजें। लेकिन इस बार उस पर काफी ये हुआ। उस पर दो टेस्ट थे। पहला टेस्ट तो था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सारे पार्टनर्स एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो भारी साबित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो भारी साबित हो गए, क्योंकि नागपुर की सीट और पुणे की सीट, दोनों सीट बीजेपी को हारनी पड़ी। और जो बाकी सीट है औरंगाबाद की, वो भारी वोटों से जीते, मतलब पहले के मुकाबले भी ज्यादा वोटों से जीते। और दूसरा टेस्ट था खुद देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि देखो, सत्ता मिलने के बाद, सत्ता में रहते हुए, एक चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए पार्टी और अपना दबदबा बनाना ये और बात है, और सत्ता में ना होते हुए अपना दबदबा वोटर्स पर और पार्टी पर कायम रखना ये एक और बात है। और सालों साल सत्ता में ना रहते हुए भी गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने अपना दबदबा कायम रखा था राजनीति में। देवेंद्र फडणवीस के लिए ये चुनौती थी कि क्या वो ये रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। और उनके सामने और भी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि उनकी कास्ट जो है ना, वो उनको सपोर्ट नहीं करती राजनीतिक समीकरण में। ब्राह्मण महाराष्ट्र की राजनीति में 3.25% भी नहीं है, यानी इतने कम परसेंटेज के कास्ट के नेता को बीजेपी ने अपना नेता चुना है महाराष्ट्र में। हालांकि बीजेपी को फिलहाल लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता या नरेंद्र मोदी का जो अपना एक ऑरा है वही काफी है पार्टी को चलाने में। भले फिर हम अपना नेता वहां पर रखेंगे और वो सरकार चलाएगा, भले उसका जो भी नतीजा होगा वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हम इस गणित में नहीं जाना चाहते। इसके लिए ये होने के बावजूद भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस के जगह पर दूसरा कोई नेता होता और अगर ये चुनाव हारती बीजेपी, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में सत्ता बदल किया जाता बीजेपी के अंदर। लेकिन फडणवीस का जो केंद्र का जो नेतृत्व है उनका, उसमें जो फडणवीस का वजन है वो एक बार फिर दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी पर चेक रखने में भी देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी के पास कोई और नेता नहीं है कि जो जिसने अपने आप को साबित किया है राजनीति में। तो इसके लिए ये होने के बावजूद भी फडणवीस का जो मतलब ओहदा है महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के अंदर, वो अभी भी कायम है। ये तो फिलहाल साफ नजर आ रहा है उसमें, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर एक के बाद एक रिजल्ट अगर बीजेपी के फेवर में नहीं आए तो कहीं ना कहीं जो फेंसिंग पर बैठे हुए लोग हैं ना, उनका भी सब्र टूट जाता है, तो उस पर दिक्कत हो जाएगी बीजेपी में। इसीलिए आने वाला साल पूरा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2022 में जैसे ही जो महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसमें अगर जो उलटफेर चाहिए बीजेपी को वो नहीं हो पाया, या पिछला जो उनका रिजल्ट है वो कायम नहीं रख पाए, क्योंकि पुणे में बीजेपी की सत्ता है, नासिक में बीजेपी की सत्ता है, नागपुर में बीजेपी की सत्ता है, मुंबई में वो ऑलमोस्ट शिवसेना के बराबरी पर है, और इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि उलटफेर यहां पर कर दे। वो अगर नहीं हो पाया तब तो उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। साहिल जी, इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते सर।
नेता नगरी में अब बात की जाएगी वैक्सीन को मिली आपात अनुमतियों की। दो टीके हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उन दोनों को आपात अनुमति मिल गई है सौरभ, और दर्शक भी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मिली है। जो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट वाला है उसका नाम है कोवैक्सीन, नहीं, उसका नाम कोविशील्ड है, वो मैं वही लगवाऊंगा। देखिए भाई साहब, मैं इसलिए नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए, उसका नाम कोविशील्ड है। जी हाँ, उसका नाम कोविशील्ड है। वो तीनों उसके ट्रायल के सब हुए हैं पूरे, मैं वही लगवाऊंगा। मेरा अभी जो दूसरी है, जो एक आपातकालीन ट्रायल दिया गया, उस पर भरोसा नहीं है उतना। एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया और हिंदुस्तान में कोविशील्ड नाम से उसको मार्केट किया जाएगा। आधार पूनावाला बनाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब काम देखने गए थे वैक्सीन पे, वहीं गए थे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। हाँ जी। तो लेकिन जितनी सारी कंट्रोवर्सी है सौरभ, वो सारी भारत, जो देसी टीका जिसको कहा गया कि जो वाकई भारत में ही, क्योंकि ये तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के बीच में टाई अप था, वो हम एक तरह से अंडर लाइसेंस बना रहे हैं, है ना, अपने यहाँ पे भी। लेकिन जो देसी टीका है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, उसको लेकर के लोगों की चिंताएं ये बड़ी हैं कि इसके प्रभाव को लेकर के जो प्रयोग किए गए हैं, लंबे लंबे ट्रायल्स हुए हैं, इसका डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। भाई साहब 1 तारीख को मीटिंग कर रहे थे जिसमें कह रहे थे कि सफिशिएंट नहीं है, 2 तारीख को परमिशन दे दी गई। ये कौन सी आपातकालीन स्थितियां हैं? और जब चीजें इतनी ही आपातकालीन हैं तो सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट अभी तक रेट क्यों नहीं लॉक कर पाई है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दो चीजें हैं इसमें ना, देखिए आप वो मीटिंग पे बात कर रहे थे, मीटिंग बड़ी दिलचस्प होती है सौरभ, 2 दिन होती है। एक पहले दिन जब मीटिंग बैठती है, उसमें ये बात होती है कि उसमें तमाम आवेदन आए थे भारत में, जितने कैंडिडेट्स हैं सब, ऐसा नहीं था सिर्फ ऑक्सफोर्ड और आपके भारत बायोटेक गए थे, बाकी भी गए थे। तो वहां पे जब उन आवेदनों का अध्ययन हो रहा था, जो एसईसी बैठती है हमारे यहाँ, उसका फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, अब लोग डांटेंगे। Anyway, तो जो यही लोग डांटते हैं, यही लोग प्यार भी करते हैं। भारत में कोई भी दवा या वैक्सीन पर अंतिम निर्णय लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनका दफ्तर है CDSCO, दिल्ली में ही है। और वहां पे एक SEC नाम की कमेटी बैठती है जो तमाम आवेदनों का अध्ययन करती है। उसके बाद वो DGCI को बताती है कि इस दवा को या इस टीके को आप आगे देखिए, आप इस पे अपनी राय दीजिए। पहले दिन जब मीटिंग होती है तो वो एस्ट्राजेनेका को लेकर के तो वो उनके पॉजिटिव रिव्यूज रहते हैं, उसको कोवैक्सीन को लेकर के वो कहते हैं कि आपका वैक्सीन इफेक्टिव है, आपने जो हमको अभी तक की जानकारी दी है वो इफेक्टिव लग रहा है हमको, लेकिन हम इसमें और डाटा चाहेंगे आपसे। और कंपनी से कहा गया कि आप अपने तीसरे ट्रायल के लिए तेजी से लोग जुटाएं और फिर उसका डाटा हमसे शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब जो अगर इस दिन के आप मिनट्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि और डाटा मांगा है, और चीजें समझना चाहते हैं, इसका मतलब शायद अभी अप्रूवल मिलेगा नहीं, जब और आ जाएगा तब मिल जाएगा। होता क्या है कि अगले दिन आकर के और अगले दिन जाके भारत बायोटेक वहां कोई डाटा देती भी है, लेकिन वो चीज अभी पब्लिक नहीं कि उन्होंने उधर जाके क्या बताया। एक नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की एक स्टडी उन्होंने उनसे शेयर की, और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मतलब हम भी प्राइमेट हैं, बंदर वाली जो फैमिली है बंदर लंगूर, हम उसी में है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट का मतलब वो प्राइमेट जो इंसान को छोड़ के, बंदर लंगूर और वगैरह वगैरह, उनपे हुए नतीजे उनके साथ में शेयर किए गए। और उसके बाद में बड़ी अजीब भाषा में ऐसी सी बात करती है जैसी कि हम कभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से सुनते नहीं। वो लोकहित की बात करते, और वो कहते हैं कि लोकहित में इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको सीमित इस्तेमाल के लिए अप्रूवल देना चाहेंगे। और वो कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल वाले माहौल में, और इसी को लेकर के जो बड़े सीनियर नाम है भारत में वैक्सीन पे काम करने वाले, फॉर एग्जांपल गगनदीप कांग, वो कहती हैं कि ये क्या हुआ, मतलब आप क्लिनिकल ट्रायल के माहौल में वैक्सीन कैसे दोगे? या तो आप ट्रायल में हो या तो आप मार्केट कर रहे हो। ट्रू। तो वो इस तरह का हो गया कि अगर आप रूस और चीन के वैक्सीन को इसीलिए दुनिया क्यों नहीं मानती, स्पुतनिक की हंसाई क्यों हुई, या चाइना की वैक्सीन को, क्योंकि उन्होंने पब्लिक ही नहीं किया अपना डेटा, पता ही नहीं ससुरा क्या बनाया है, कैसे बनाया है, भरोसा करें कि ना करें। और भारत ने इतना इंतजार इसलिए करवाया अपनी जनता को क्योंकि भारत का था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वैक्सीन के, हम वो पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, हमारी नियामक संस्थाएं अध्ययन करेंगी आवेदनों का, उन्हें ठीक लगेगा तो अप्रूव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। निखिल, आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ मौके पे ध्यान आई है, भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, उसकी यूरोप और यूएस में बड़ी खराब रेपुटेशन है। कई लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि यहाँ जेनरिक दवाइयां बनती हैं और बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों के धंधे खराब होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी थी, पिछले साल, बॉटल ऑफ लाइज, कैथरीन इवांस की बुक थी।
इंडिया के एक विसल ब्लोअर रहे हैं दिनेश ठाकुर, बहुत ही इंटीग्रिटी वाले आदमी है, तो उन्होंने बताया था कि रेनबेक्सी में कैसी गड़बड़ियां हो रही थी दवाई बनाने में, और उस क्रम में कई दवा कंपनियों का जिक्र आया था कि भारत में जो क्वालिटी कंट्रोल है वो कितना खराब है। तो एक तो फार्मा के लेवल पे हम वैसे ही क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, इफ वी लुक एट द इंटरनेशनल मार्केट, है ना, किस तरीके से रेगुलेशन होता है, क्या कंडीशन होती है दवाई बनाने वाले प्लांट्स की, कैसी पैकेजिंग होती है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा मसला आया था उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, वो था फजिंग द डेटा। कितनों पे एक्सपेरिमेंट किया, उनके क्या नतीजे रहे, वो डेटा ही पूरा का पूरा गायब है या गड़बड़ है या कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार है जिसमें बड़ी बड़ी एजेंसीज है जो वो करती है और उसके बावजूद चीजें चल रही हैं। इसलिए मुझे लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में देश की बनी हुई देसी वैक्सीन आए, लेकिन वो देसी वैक्सीन ऐसी हो ना कि जिसकी डिमांड अफ्रीका में हो, जिसकी डिमांड साउथ अमेरिका में हो, जिसकी डिमांड एशिया के बाकी देशों में हो, कि भाई ये इंडिया की वैक्सीन है, सस्ती है, जैसे ये जेनरिक दवाइयां बहुत सस्ती बनाते हैं, इनसे मंगवाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल हो। तो अगर थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ था तो कुछ वक्त और इंतजार कर लेते। दूसरा, मैंने जो आपसे पूछा निखिल सवाल, क्योंकि मैं इधर कुछ दिनों से उतना न्यूज में इन्वॉल्व नहीं था स्वास्थ्य कारणों से, कि ये सरकार सीरम इंस्टीट्यूट के साथ डील क्यों नहीं लॉक कर पा रही, जबकि हमें कितने पहले से पता था कि सबसे पहले उनका फेज 1 हुआ, सबसे पहले उनका फेज 2 हुआ। वही चीज यूके में देखिए धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं टीके, और हमारे यहाँ अभी तक शुरुआत नहीं हुई, ड्राई रन ही चल रहा है। देखिए, जो आप बात कह रहे थे सौरभ, एग्जैक्टली वही लोगों ने कहा कि अगर भारत बायोटेक, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत बायोटेक चुप रही है, भारत बायोटेक ने काफी वोकली इन सारी खबरों को काउंटर किया है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने कोई कानून तोड़ा नहीं है और हम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, वो भी तो हमसे डेटा ही मांग रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर इतना अच्छा है तो आप जाकर के ब्रिटेन में भी अप्रूवल के लिए आवेदन दीजिए, आप यूएस में भी जाके आवेदन दीजिए, है ना। अब यहाँ अच्छा है तो फिर वहां भी अच्छा है। आप तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हुई। दूसरी बात, सीरम इंस्टीट्यूट और प्रशासन के बीच में जो चल रहा है सौरभ, उसको लेकर के मैं बिल्कुल अधिकार के साथ नहीं बता पाऊंगा। जो खबर में छपता है वही, और जो हमारा एक एनालिसिस उसी दिशा में हम रहेंगे, है ना। तो पूरे सही होने का मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल आउट है वो तो सीरम इंस्टीट्यूट के ही साथ में है, क्योंकि जो एससीसी ने भी सिफारिश की है, उन्होंने यही कहा है कि आप कोवैक्सीन को तब लगाएंगे जब आपको कोविशील्ड के साथ में ऐसा लगता है कि इस टीके ये पूरा नहीं पड़ रहा है, हमको और वैक्सीनेट करने की इमरजेंसी यूज के लिए इमरजेंसी यूज लगाएंगे। अब सीरम इंस्टीट्यूट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हिंदुस्तान को ही चलाना है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, आप मत 125 करोड़ कीजिए तो क्रिटिकल मास भी जो आप लेंगे वो मतलब दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है जिसको हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिल्कुल तंत्र के साथ मतलब संपर्क में है, और सरकार बहुत क्लोजली सरकार ने मॉनिटर किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कैसे काम किया। लेकिन फिर भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है और बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि उनके जो व्यापारिक हित हैं वो प्रभावित ना हो। और सरकार ये चाहती है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हम चलाना चाह रहे हैं वो ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल वो डिस्प्रोपोर्शनेट असर डाले हमारे बजट पे, क्योंकि भारत की अन्य प्राथमिकताएं भी हैं स्वास्थ्य में ही। हमारा भी बजट आएगा, उसमें आप देखिए कहाँ से क्या क्या कटेगा। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि मतलब वहां पे एक मिडिल ग्राउंड हिट किया जाए वहां पे वैक्सीन के रेट को लेकर के। बावजूद फिर भी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं कि हम पूरा का पूरा लॉट एस्ट्राजेनेका का उठाएंगे, क्योंकि वो हमको महंगा बहुत पड़ेगा। एक चीज और जो आपने कहा ध्यान आई, एक जिसको हम कहते हैं सूत्र, एक सूत्र ने ही बताई थी वो बात की सीरम इंस्टीट्यूट ये चाह रहा है कि उनकी जब बल्क में परचेज की जाए तो सरकार जितना चाहती है उनके पास उससे ज्यादा भी स्टोरेज है, वो ये चाहते हैं कि उनको प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेचने का मौका मिले। तो सरकार को वो 200-250 में दे दें, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियां खरीदना चाहती है, फर्ज करिए टीसीएस चाहती है कि हम अपने सब एम्प्लॉइज को लगाएंगे, या कोई और चाहता है, लल्लन टॉप चाहता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को लगाएंगे, तो हम हो सकता है हमारी बारी सरकारी क्रम में बाद में आए तो हम ज्यादा पैसे खर्च करके ले सके। तो इस तरीके का एक विचार है जो उस प्राइवेट कंपनी ने फ्लोट किया है, और कई लोग कह रहे हैं कि उसको लेकर भी बैक एंड फोर्थ चल रहा है। ये तो बोला वैक्सीन की जी, उन्होंने 1000 रुपए पर डोज वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट चाहिए, तो हम, लेकिन उसमें फिर वही बात है ना कि कौन डिसाइड करेगा। अब सरकार
क्रिटिकल मास के भी पहले सरकार चाहती है कि जो हमारे एजेंसीज हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमको डिफेंस फोर्सेस में चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति छुट्टी से लौटता है तो 500 आदमी की वो बटालियन में जाता है। तो हमारी बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। तो अगर ये डिसीजन आप एक कॉर्पोरेट को दे देते हैं कि आप चाहिए तो बेचिए, तो वो कितना होगा, फिर वो किसको जाएगा, क्या ज्यादा पैसे लोक हित के मुद्दे गौड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि इसको एक कमोडिटी, मतलब साबुन नहीं है ना कि आपको फॉर प्रॉफिट आप कहीं भी बेचें। सरकार चाह रही है कि बिल्कुल आप अपने हितों का ध्यान रखें, लेकिन हमें थोड़ा शामिल रखें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जितने प्यार से बात हो रही है उतने ही मतलब संकेतों में बताया भी जा रहा होगा तमाम उन कंपनीज को कि आपको मतलब जो सिस्टम है उसके साथ काम करना है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, ये तो वैक्सीन की बात हो गई निखिल। कई बयान भी बड़े मशहूर हो रहे हैं जो बेहद गैर जरूरी है। मुझे लगता है कि वैक्सीन के ट्रायल, वैक्सीन के डेटा को लेके एक इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए, पर उस डिबेट में प्रोफेसर गंगाधर या ये भवदीप कांग जैसे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए जो उसमें अथॉरिटी है। लेकिन जब उसमें अखिलेश यादव बयान देते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, फिर कांग्रेस का कोई विधायक कहता है, फिर कोई कहता है नपुंसक हो जाएगा। अरे ससुर, इस तरह की बातें हम लोग तालिबान और वो खैबर पख्तूनवा में सुनते थे कि पोलियो पिलाने गई टीम और उसको दौड़ा के मारा गया। वहां भी पोलियो का क्या चल रहा है अभी भी, मतलब एंडेमिक है वो बीमारी वहां पे। तो इस मतलब आलोचना क्या, निंदा ही होनी चाहिए इस तरह के बयानों की। देखिए, वो बिल्कुल अपना, अगर वो पॉलिटिकली डिसएग्री करते हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। आदमी नेतागिरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नेतागिरी कहाँ करेंगे आप, ये भी उनको समझना चाहिए। बिल्कुल। और उनको पूरे इस प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि संशय एक बार अगर लोगों के दिमाग में किसी चीज को लेकर, इसीलिए कि इस बीमारी को लेकर हमने कितना रिपोर्ट किया है निखिल, कहीं कोई पूजा कर रहा है, कहीं कोई चद्दर चढ़ा रहा है, कितनी भ्रांतियां फैली हुई इस बीमारी को लेकर ऑलरेडी। ऐसे में जो इन्फ्लुएंसर है वो अगर इस तरीके के लापरवाह बयान देंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे तो लगता है कि संविधान में ये जो तमाम सत्यनिष्ठाएं जोड़ी आती हैं, वैज्ञानिक सोच को लेके बड़ा जोर होना चाहिए। कोई अगर किसी का आचरण वैज्ञानिक सोच के उलट पाया जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। अखिलेश यादव ने देखा होगा, क्या पता, कभी वो भी सीएम रहे हैं भाई एक स्टेट के पूरे एक टेन्योर। चलिए नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर अखिलेश यादव और तमाम बाकी नेताओं को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बताने से समझ में आएगा, ये काफी सोच समझ के दिए जाने वाले बेवकूफाना बयान होते हैं ये। ठीक है, अब हम जवाबदेही की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे दर्शक हमसे पूछते हैं सवाल और हम कोशिश करते हैं अपने तय उसके जवाब देने की। पहला सवाल सौरभ आपको बड़ा पसंद आएगा। क्षितिज शिंदे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है सिविल सर्विसेज को किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है, और लैटरल एंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, इसलिए मैं कह एक तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग का बहुत लोकलाइज्ड वर्जन क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे हमारे होता है ना, एक मैनेजर है, उसका एक KRA है और एक बजट है कि आपको ये डिलीवर करना है, ऐसे करना है, तो आप प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, कोई इशू आते हैं तो आपको तंत्र हेल्प करता है। उसी तरह से हमें अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इनेबल करना चाहिए, है ना। वो बहुत ही अभी बहुत ही स्टील का ढांचा तो है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी पुअर है। तो कई लोग जो नवाचार कर रहे हैं उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। कई लोगों को लगता है अभी मैं स्कीम शुरू करूंगा, 6 महीने में पता नहीं कहाँ चंड कर दिया जाऊं। तो सुधार तो बहुत चाहिए। हमें बहुत ही यंग, एग्रेसिव, क्रिएटिव, डायनेमिक और रिजल्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। दूसरा क्या होता है, मुझे लगता है कि स्पेशलाइजेशन का अभाव है। अब मान लीजिए एक लड़के ने IIT से बीटेक किया, फिर उसने मैथ्स, और पहले तो 2 सब्जेक्ट होते थे, पब एड मैथ्स लिया, या अब हो सकता है उसने पाली या कोई सब्जेक्ट लेके क्लियर कर लिया। अब आपने उसकी तैनाती की है एक ऐसे विभाग में जिसकी उसको जानकारी, मतलब जो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उससे उसकी तैनाती मैच नहीं कर रही। जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो अभी हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो। तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई मुझे। मैंने कहा तो अब आप कौन सा जिला देखना चाह रहे हैं? बोले भाई मैं जिला नहीं देखना चाहता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सर्विस में आने से पहले, और अब हमारे राज्य में कोविड को लेकर बहुत सारे ऑपरेशंस चलने हैं, तो मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज भी, और मैं चाहता हूँ कुछ और चीजें सीखूं। अब इस तरीके की सोच आपको कितने ब्यूरोक्रेट्स में दिखेगी?
कि हम अपनी एक्सपर्टीज को एनहेंस करें और सिस्टम के तौर पे उसको हम कैसे कैटर कर रहे हैं, एक तो ये बात है। तो मुझे लगता है बड़े आमूलचूल बदलाव की जरूरत है और उसके लिए एज लिमिट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है निखिल। जैसे सीडीएस में एज लिमिट है ना, कैच देम यंग वाली बात है, 25 के ऊपर नहीं। होता क्या है कि अगर कोई आदमी स्टेट सर्विस में या सेंट्रल सर्विस में 35 की उम्र में 38 की उम्र में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो एक जोश होता है ना काम करने का, वो कम हो जाता है। तो आपको जो भी अफर्मेटिव एक्शन करने हैं वो करिए, लेकिन एज लिमिट थोड़ा सा 25 रखिए। और जो टेस्टिंग वाला पूरा प्रोसेस है, जब से सीसेट आया है, तो इससे बड़ी नाइंसाफी हुई। गुरु, मैं इतने ह्यूमैनिटीज वाले लोगों से बात करता हूं, आप वो 2011 के बाद का दौर देखिए, तो पूरा ज्योग्राफिया बदल गया है सिलेक्शन। तो मुझे लगता है कि बहुत ही समावेशी होनी चाहिए सर्विस, जिसमें सब स्ट्रीम के बच्चे आए, सब तरीके के टेम्परामेंट के बच्चे आए। आप उनको यंग रिक्रूट करिए, उनका ट्रेनिंग फेज बढ़ा दीजिए ताकि वो ज्यादा सक्षम होके निकले। तो एक तो ये चीज है, और वो रिवॉर्ड और कियारे वाली चीज। दूसरा, लेटरल एंट्री को लेके हालांकि ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में बहुत रिजर्वेशंस हैं, बट मैं बहुत प्रो हूं इस मामले में। मतलब मैं आपको बहुत एक ठोस उदाहरण देता हूं। मैं पिछले 13-14 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए एक भर्ती आती है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें सरकार को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक पद पे कहीं कोई निदेशक लगाना है। अब आपने एक वहां पे मान लीजिए आईएएस लगाया, जो 2 साल रहा है सिंचाई विभाग में, 3 साल जिले में रहा, 3 साल कहीं कमिश्नरी में रहा, फिर किसी और विभाग में रहा, उसको आपने वहां लगा दिया। फिर उसके नीचे जो बाबू हैं वो भी ज्यादातर ऐसे अलग अलग विभागों से होके वहां स्थिर होके आए। उसके मुकाबले आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाएं जो 14 साल 15 साल से कम्युनिकेशन के बिजनेस में है। आप बताइए निखिल कि कौन इफेक्टिव रिजल्ट देगा? मतलब आई थिंक द आंसर इज वेरी सिंपल कि अगर आप जिस व्यक्ति को अपने सिस्टम में नया ला रहे हैं, उसकी एक्सपर्टीज है और उसकी जवाबदेही है, एक लॉक इन पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू कैन वॉक अवे एनी टाइम। तो लेटरल एंट्री वाली चीजों को खूब लाना चाहिए, पर इसमें एक वो आपको पारदर्शिता रखनी होगी कि कल को कोई ये इल्जाम ना लगाए कि जो लेटरल एंट्री हो रही है वो सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, जो एक बड़ा जिच है उसमें। क्योंकि यूपीएससी के जरिए जो सिलेक्शन होते हैं उसमें ये इल्जाम कोई नहीं लगा पाता है कि साहब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और विद्वानों का बोर्ड बैठता है, एक जटिल लंबी प्रक्रिया होती है और उसके जरिए हमें लोग मिलते हैं। तो ये मेरा 2 सेंट है इस पूरे मसले में। इट्स अ लॉन्ग डिबेट बट बिल्कुल। अब अगला सवाल मिथुन सिंह का है, ये भी आपको पसंद आएगा मुझे लगता है। मिथुन पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई संस्थान होना चाहिए जहां पे पॉलिटिक्स सिखाई जाए, वेयर ऑल इलेक्टेड लीडर्स शुड डू अ कोर्स, इट वुड बी ग्रेट फॉर न्यू इलेक्टेड लीडर्स। क्या ऐसा कोई संस्थान हो जहां पे लोग जाकर के राजनीति सीखें, और क्या ये नए नेताओं के लिए अच्छी बात होगी? देखिए, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये कोर्स ऑफर किए जाते हैं, गुजरात शुरू हो गए हैं, है ना, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होंगे। जैसे एक MIT यूनिवर्सिटी है पुणे में, मुझे भी वहां एक दफा बोलने के लिए बुलाया गया, तो वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं, फील्ड वर्क भी होता है, पॉलिटिशियन साथ इंटरेक्शन होता है, मास लेवल पे भी नहीं है। दूसरा, आपने जो कहा कि इलेक्टेड, तो इलेक्टेड के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, जब वो शपथ लेते हैं वो सब, तो उनको एक उनकी वर्कशॉप वगैरह होती है। पर यस, आई एग्री विद यू कि इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब उसमें आप अनिवार्य रूप से उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए, पब्लिक स्पीच, डिलीवरी के अलग अलग मॉडल, गुड गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल, मतलब यू हैव टू ट्रेन देम ना। आप ये देखिए कि हम कई मामलों में कितना जोर देते हैं ट्रेनिंग पे। हम छोटे से छोटा पैकेट होता है टॉफी वॉफी बिस्किट का, उसमें भी सब न्यूट्रिशन वैल्यू, ये मार्क, वो जांच, ये सब लिखा होता है ना। लेकिन जो लोग सब कुछ तय कर रहे हैं हमारी जिंदगी में, यानी कि पॉलिटिशियंस, हवा कितनी साफ रहेगी, जमीन कैसी रहेगी, पानी, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी क्वालिटी पे हमारा ध्यान नहीं है। सो इट्स अ गुड सजेशन। हाँ, मैं थोड़ा मतलब अलग सोचता हूँ इससे। मतलब मुझे काफी मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाह रहा हूँ। ये काफी डिसिप्लिनेरियन मतलब तरीका हो जाएगा नेताओं को ढालने। मतलब देखिए, जो नहीं निखिल, ये रिप्लेसमेंट नहीं है जो आप एक लंबे अनुभव से अर्जित करते हो। पर ऐसा होता है ना कि जैसे फर्ज करो आपके पास बहुत सारे विचार हैं, आपने कहा कि सर, जैसे मैंने कहा कि यार तुम निखिल, तुम्हारी डिफेंस में बहुत दिलचस्पी है,
तो उन्होंने कहा है, मैंने कहा कुछ प्रोग्राम करते हैं। अभी ये एक वेग आइडिया है। देन यू राइट अ कंसेप्ट नोट कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे पिच किया जाएगा, इसमें ये लोग हो सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग। तो वो जो स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, वो इस तरीके के कोर्सेज या एक्सपोजर से आ सकता है। इसीलिए आप देखो ये जो स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह बनती है, अलग अलग जगहों का दौरा करती हैं, विशेषज्ञों से बात करती है, सो दैट दे गेन मोर एंड मोर। वो एक्सपोजर बड़ा जरूरी है। हमको तो यही लगता है, लेकिन जो देसी तरीका है नेता बनने का, कॉलेज चालू होता है और या गली से चालू होता है या मोहल्ले से चालू होता है, बहुत लंबी परंपरा रही है भारत में इस ऐसे नेताओं की। और मुझे मान्यवर वो नेता नहीं, वो जो मैंने पिछले शो में भी कहा था, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्टोक्रेसी। नहीं इलेक्टोक्रेसी की मैं बिल्कुल, आप अच्छे नेता हो, जैसे लालू प्रसाद यादव, उनके आप एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे, वो अलग दूसरी बात है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वो बढ़िया पॉलिटिशियन थे कि नहीं थे? और बहुत हाउ डू यू डिफाइन बढ़िया पॉलिटिशियन? बढ़िया पॉलिटिशियन वो होता है जो जिस पद पर रहे उस पर ऐसे फैसले ले कि वो राज्य की नीति को, राज्य के कल्याण को लंबे समय तक प्रभावित करे। वो चलिए, वो सोशल इंजीनियरिंग वाले में चले जाएंगे। उनके साथी को लीजिए, स्ट्रेंज फ्रेंड नीतीश कुमार, वो कौन से कहां जाकर के वो पढ़ेंगे? या समाजवादी जितने लीडर आए हैं उस टाइम पे जेपी मूवमेंट से, वो कहीं नहीं, वो छात्र। आप एक उदाहरण ले रहे हैं। हाँ। मैं यहाँ पे बल्क की बात कर रहा हूँ। पंचायत प्रतिनिधियों से लेके अगर ऊपर तक जो लोग हैं उनको थोड़ी सी व्यवस्थित पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिल जाए। अगर मान लीजिए कि एक प्रधान है, फर्ज करिए छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिले के गांव का एक प्रधान है, और उसको ये पता चलता है कि बुंदेलखंड के एक गांव का प्रधान ये नवाचार कर रहा है, वो एक ऐसी ग्रिड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो अपने यहाँ इंप्लीमेंट करता है, तो इसमें क्या बुराई है? हम तो यार नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहे हैं ना। तो इसको आप ऐसे मत सोचिए कि एक वो क्लास होगी 9 से 5, एग्जाम होगा, जो पास होगा वही चुनाव लड़ सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगला सवाल अंकित तेवतिया का है। अंकित तेवतिया पूछ रहे हैं कि क्या आपने नाम सुन के ऐसा लगता है कि अंकित तेवतिया पहले भी कई बार सवाल पूछ चुके हैं। हमारे कई नाम लग रहा है। हमारे कई दर्शक हैं जो नियमित रूप से देखते हैं और नियमित रूप से सवाल पूछते हैं, और जब छांटे जाते हैं सवाल तो हम फिर ये भी देखते हैं कि मतलब ऐसा कोई सवाल जिससे हमारे दूसरे दर्शकों को भी कुछ मिले। अच्छे सवाल पूछने वाले लोग जो होते हैं वो बार बार अपीयर होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि परमहंस योगानंद की आत्मकथा आपने पढ़ी है क्या? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अगर पढ़ी है तो आपके विचार क्या हैं? नहीं सर, मैंने, मेरी नजर के सामने से कई बार गुजरी है, लेकिन मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया, सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। अनिल कुमार सिंह का सवाल है, ये अभी तक जितने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं उनमें योगी जी के कार्य करने की शैली कैसी है, और उनकी 5 कमियां और 5 खूबियां बताइए। सही आदमी। ये दीर्घ उत्तरी सवाल नहीं लिया जाएगा गुरु। 5 कमियां 5 खूबियां अभी तक के जितने मुख्यमंत्री, एक बता देता हूं मैं। योगी आदित्यनाथ की खूबी ये है कि पर्सनल इंटेग्रिटी बहुत कमाल की है। कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के किसी भी तरह के आरोप नहीं है, मतलब सुगबुगाहट भी नहीं है, ठीक है। और कई मोर्चों पे बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने, जैसे कोविड के मैनेजमेंट को लेके जिस तरीके के रिसोर्सेस थे। आप देखिए, हम लोग बार बार बात करते थे कि बिहार और दूसरे राज्य सोच रहे थे, इन्होंने बसें भेजी, अपने सेंटर्स बनाए, तो उन सब को लेके एक अच्छा काम है योगी सरकार के अंदर। और मुझे लगता है जो गड़बड़ी है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को ये समय रहते समझना चाहिए कि सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट बनने से वो उनकी जो सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने, जैसा उनके समर्थक कहते हैं, वो पूरी नहीं होगी। अगर आप नरेंद्र मोदी मॉडल भी याद करें तो नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव हिंदू हृदय सम्राट बन के लड़ा था, दूसरा चुनाव गर्वीला गुजरात और वाइब्रेंट गुजरात समेट सीईओ उस तरीके से जाता। तो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ को इस चीज का ख्याल रखना होगा। मुझे लगता है कि एक जो उनकी मेन पॉलिटिकल करेंसी वो ठीक है, पर ही नीड्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ मोर एज अ मैन who believes in development and will do everything to ensure it। तो ये एक मुझे लगता है कि एक एक वाक्य में बात है। आखिरी सवाल दीक्षांत जैन का है। दीक्षांत जैन पूछ रहे हैं कि अब 1.5 साल हो गए हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को, तो अब बजट सेशन भी आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि क्या आप किसी रीशफल को देखते हैं यूनियन कैबिनेट में, जिसमें इंडिया बिल्कुल रीशफल होगा। बंगाल कई लोगों को
इनाम मिलेगा उनके हालिया अच्छे काम का, संगठन और चुनाव के स्तर पर। कुछ एक सरप्राइज एंट्रीज होंगी और कई लोगों से नमस्ते भी की जाएगी, और कुछ जो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई है उसके हिसाब से भी चीजें होंगी, चाहे वो जेडीयू हो, शिवसेना गई है, कई पोर्टफोलियो खाली है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ऑल दिस। और देयर माइट बी अ लेटरल एंट्री एज वेल। ठीक है, तो जिन चीजों को आप सरप्राइज कह रहे हैं उनको सरप्राइज रहने देते हैं, थोड़ा रुकते हैं, आने वाली नेता नगरी में उस पर जरूर से बात होगी। आखिरी सवाल राहुल दबास ने पूछा है, पहले तो वो आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने जो भीमसेन जोशी का उनको राग बताया था उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा उनको सुकून मिला, तो वो ऐसी कोई रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं, तो वो आप उनको अच्छा, आप ना एसडी बर्मन के बंगाली गाने सुनिए। मतलब मुझे बंगाली नहीं आती है, मुझे बंगाल के चुनाव खबर करने हैं, ये तो मेरे जीवन के तथ्य हैं, लेकिन यार मैं ना आजकल लूप में सुन रहा हूँ एसडी बर्मन को। मन व्यथित हो, मन प्रफुल्लित हो, तो वो सब जब वो गाते हैं ना, सफल होगी तेरी आराधना, एसडी बर्मन सुनिए। आज की रिकमेंडेशन एक एसडी बर्मन है, और वीकेंड है, अगर आपका पार्टी करने का मन है, निखिल जी आपका अगर पार्टी करने का मन है तो, क्योंकि आपकी छड़ों की पार्टी होती है, लौंडे लफाड़े जुटते हैं, रसिका दीनदयाल को सुनिए। रसिका दीनदयाल चटनी म्यूजिक की बड़ी सशक्त हस्ताक्षर है और बड़ी मजेदार है। तो आप रसिका दीनदयाल टाइप करेंगे तो आपको, मतलब त्रिनिदाद टोबैगो में हाथों में जाम लिए झूमते कैरेबियन आपको दिखेंगे, और वो कैलिप्सो म्यूजिक के बरक्स एक बिल्कुल अलग दुनिया है। और वो रसिका दीनदयाल एकदम हारमोनियम पे बैठी हुई है, और वो बीच में अंग्रेजी रैप आ रहा है, फिर भोजपुरी आ रहा है, हिंदी आ रहा है, बड़ा कमाल है, अवधि आ रहा है। ठीक है, राहुल ने, वैसे आप बंगाली सीखने सिखाने की बात कर रहे थे, राहुल ने पूछा था मुझसे भी कि वो मराठी सीखने के लिए कोई किताब का रिकमेंडेशन चाहते हैं, वो तीसरी भाषा की तरह मराठी को सीखना चाहते हैं। राहुल, मैं मान के चल रहा हूं आपने जिस भाषा में सवाल पूछा है कि आप हिंदी आप जानते होंगे। हिंदी अगर आप देवनागरी में भी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपको मराठी पढ़ लेने में तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। एग्जैक्टली वैसे ही स्क्रिप्ट है, और जो उसका व्याकरण है, जो उसका विन्यास है, उसको आप अगर लेफ्ट टू राइट उसको पढ़ते हुए जा रहे हैं तो आपको समझ, जैसा ये होता है ना, हमें गुजराती की स्क्रिप्ट भी नहीं मालूम, भाषा भी नहीं पता, लेकिन आप अखबार में पढ़ पाते हैं, वो फायदा मराठी में भी आपको मिलेगा। आप शुरू कीजिए, कोई किताब अलग से खरीदेंगे, मुझे नहीं लगता वो किताब आप, मतलब कई बार सजा बन जाती है वो 200 पेज ऐसी भाषा के जो आप चाहते नहीं। ऑनलाइन डिजिटल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडियम्स हैं, आप वहां पे महाराष्ट्र की खबरें देखिए, वहां ठीक मतलब आपको पत्रकारिता होती भी मिलेगी। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाह रहा हूं, तो फिर आपको ये किताब ढूंढेगा। आप जिस जॉनर की किताब पढ़ते हैं, हिंदी अंग्रेजी जो भी पढ़ते होंगे, उस जॉनर की किताब आपको जरूर से मराठी में मिलेगी। बहुत रिच है वहां का जो साहित्य है, मतलब हिंदी से आगे माना जाता है बंगाली मराठी। मैं भी चाहता हूं कि मैं राहुल की तरह, मतलब मेरी तमन्ना है कि मैं कम से कम 5 भारतीय भाषाएं और पढ़ना सीखूं, जिसमें बंगाली, उर्दू और मराठी और मलयालम, है ना, और तमिल तेलुगु में से कोई एक, तमिल तेलुगु कन्नड़ में से, क्योंकि ये मुझे बताया गया कि ये भाषाएं काफी करीब है अपने विन्यास में, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ये तो दक्षिण भारत की 1-2 भाषाएं। गुजराती मैंने इसलिए निकाला क्योंकि गुजराती मुझे काफी कुछ पढ़नी आती है, तो तक वो समझ में आती है जब कोई बात होती है। तो दिक्कत है कि वो भागते हैं ना, मतलब जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले के लिए रुकते नहीं है, इसलिए एक नेता हुआ करते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ी अच्छी मराठी बोलते थे, बहुत बढ़िया मराठी, बहुत फ्लो में। मुझे नहीं पता था। हाँ, बहुत फ्लो में बोलते थे मराठी, बहुत शानदार मराठी बोलते थे। नरसिम्हा राव साहब, जब वो रामटेक से चुनाव लड़े थे आके, तो क्या मराठी में भाषण दिया करते थे, और राव साहब तो इतनी भाषाओं में निष्णात थे। मेरे ख्याल भाषाएं वो कहते। अरे तुम ये सब सोचो, वो 80s में वो कोडिंग जानते थे, वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस पढ़ा करते थे। अरे व्हाट अ फिनोमिनल गाय ही वाज। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राग का जिक्र हो रहा था, राव साहब को राग शिवरंजनी बहुत पसंद था। सुबह की वॉक के दौरान अक्सर राग शिवरंजनी सुना करते थे। अच्छा राग है।
चलिए, अब नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फुर्सत की सलाह, क्या सलाह दीजिएगा सर आज दर्शकों को, तो देखते देखते यहाँ तक आ गए। मैं हर एपिसोड में मैं सोचता हूँ कि लोग आखिर तक देखते न देखते मालूम नहीं, लेकिन फिर भाई साहब कई लोग कंप्लेन करते हैं कि आपने नेता नगरी छोटा कर दिया। क्या है सलाह? अच्छा, मेरी एक सलाह तो है, गुलजार साहब की एक किताब आई है हार्पर से, 365 डेज 365 पोएम्स ऐसे करके, मतलब मेरी दूसरे कमरे में रखी, बड़ा मोटी सी किताब है। उसमें गुलजार साहब ने भारत की सभी भाषाओं और बोलियों के कवियों का हिंदी में तर्जुमा किया है। मतलब किसी का अंग्रेजी में हो रखा था तो उससे किया है। उसमें संभली भाषा के कवि हैं, मलयालम के हैं, मराठी के, हिंदी के भी हैं। तो जाहिर सी बात, जब हिंदी के कवि हैं तो वो तर्जुमा नहीं है, जैसे हिंदी के शमशेर बहादुर हैं या धूमिल हैं। तो वो एक बड़ा कमाल का संकलन है जो मैं इन दिनों पलट रहा हूँ। दूसरी किताब जो मैं रेकमेंड करूंगा, ये हार्पर से आई थी, दूसरी किताब है जो रूपा पब्लिकेशन से आई है। इस किताब का नाम है प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये प्रणब मुखर्जी के पॉलिटिकल मेमोइर्स का आखिरी खंड है, 2012 से लेकर 2017 तक। उसमें कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे प्रणब दा कहते हैं कि मैं तेलंगाना नहीं बनने देता, ही वॉज अगेंस्ट तेलंगाना। सोनिया गांधी के नेतृत्व की कई जगह उन्होंने कटु आलोचना की है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं सरकार में होता तो 2014 जैसी छीछा लेदर नहीं होती। नरेंद्र मोदी की उन्होंने कई जगह तारीफ की है, लेकिन नीति आयोग को लेकर आलोचना की है ना, कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। तो इस तरह की कई दिलचस्प चीजें हैं। हालांकि जो मेरी प्रणब दा की पिछले पॉलिटिकल मेमोइर्स से शिकायत थी, वो इसमें भी है कि ज्यादातर प्रसंगों पर एक चुप्पी साध ली गई है, खुल के बात नहीं हुई। पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं? मैं सर 200 पन्ने की किताब है। अच्छा, नहीं, मुझे पर्सनली, मतलब एक बिल्कुल व्यूअर की तरह मैं पूछ रहा हूँ। मुझे ना 2-3 लोगों से ये सुनने को मिला कि प्रणब दा मतलब कई जगह फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जा रहे हैं। उसमें वो ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं होता तो जाने नहीं देता। अब ये तो दुनिया जानती है कि ममता बनर्जी क्यों गई है वहां से, प्रणब मुखर्जी की वजह से। और ममता बनर्जी बाहर जाके साबित कर देती है कि मैं बढ़िया नेता थी और मैं पनप नहीं पा रही थी कांग्रेस में। मतलब इस कई चीजों पे ध्यान नहीं, देखिए, जाने नहीं देता तब और यूपीए से नहीं जाने देता दो अलग अलग चीजें हैं। जब वो टीएमसी बनाती है तब की स्थितियां और 2010 के बाद की स्थितियों में फर्क है ना। सियासत में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ठीक बात। पर यस, देयर आर फैक्चुअल मिस्टेक। जैसे एक जगह तो मैंने पन्ना मोड़ रखा है कि उन्होंने जेडीएस की जगह जेडीयू लिख दिया। तो मुझे लगता है कि वो उनसे ज्यादा जो प्रूफ या मतलब जो एडिटर्स हैं उनकी भी गलती है। पर जो अच्छी चीज है निखिल, जो मैं सारे नेताओं से दरख्वास्त भी करता हूं कि ठीक है, जितना भी लिखा गया पर लिखा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नेता लिखें। तो मतलब उसमें क्या होगा भाई, किसी ने खराब लिखा होगा तो आप कह दोगे कि अच्छा नहीं लिखा है, बहुत तारीफ है। जैसे वो गोपालगंज टू रायसीना है जो उनकी बायोग्राफी नलिन कोहली ने लिखी है लालू प्रसाद की, तो वो समझ में आता है कि बहुत ही एक रंगी ढंग से लिखी गई, पर लिखी गई है, ठीक है। तो एक वो किताब है जिसका मैं जिक्र करूंगा। तीसरी किताब जो है शायद यही रखी हो, अच्छा यहाँ पे नहीं है, एक वाणी प्रकाशन से निकल किताब आई है, कामुकता का उत्सव, प्रणय, वासना और प्रेम की कहानियां। इसको जयंती रंगनाथन ने एडिट किया है। बहुत साहसिक पहल है। हिंदी पब्लिक स्फीयर में बहुत नुक्ताचीनी भी हो रही है इसको लेके, बहुत बातें हो रही है। मैं उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, पॉर्न और इरोटिका के बीच एक बड़ी थिन लाइन होती है ना, और हम सब यहाँ हैं क्योंकि सेक्स है ना, इट्स अ वेरी आदिम प्लेजर, और उसके बहुत अलग अलग शेड्स हैं। और इसमें जो कहानियां हैं अलग अलग कहानीकारों की, उन्होंने उन सारे शेड्स को कवर किया है। मतलब कुछ तो इतनी शॉकिंग कहानियां हैं कि आप अंत तक पहुंचते पहुंचते स्तब्ध रह जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि केली क्रीड़ा से जुड़ी हर कहानी आपको गुदगुदाएगी, क्योंकि उसमें कई जगह आपको दिखता है कि अच्छा इसका मोलेस्ट्रेशन हो रहा है, इसके साथ जेंडर के लेवल पे बायस, बहुत सारे शेड्स हैं। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट बुक। की हिंदी में एक बड़ा करेजियस एफर्ट हुआ है। और डोंट गो कि अच्छा साहब कामुकता का उत्सव है तो कैसी कहानियां होंगी, जैसी सरस सलेल में आखिरी में होती थी वैसी होंगी। ऐसा नहीं है, बहुत शेड्स की कहानियां हैं। और
कई लोगों को ये जिद होती है, अरे साहब परिवार के बीच ऐसी कहानियां कैसे पढ़ेंगे। जब तक आप इस तरह की कहानियां नहीं पढ़ेंगे और इस तरह के सो कॉल्ड टैबू सब्जेक्ट्स अपने घर में डिस्कस नहीं करेंगे एक स्वस्थ ढंग से, तब तक शोषण की गुंजाइश बनी रहती है। हम बच्चे को सिखाते हैं ना कि बेटा ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, जल जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हानिकारक है। उसी तरह से अधकचरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, और भारत में दुर्भाग्य से अभी तक सेक्स एजुकेशन मुकम्मल ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। और शोषण का क्या स्तर है, शरीर के प्रति समझ का क्या स्तर है, हम सब जानते हैं। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दैट बुक एज वेल। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से सलाह दे देता हूँ। लोगों की वो एक शिकायत रहती है कि ये पॉलिटिक्स पे कुछ बताता नहीं कभी। आज हमने महाराष्ट्र की बात की है, और उस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज है। 2010 में एक फिल्म आई थी झेंडा, मैंने पहले कभी किसी दूसरे वीडियो में उसकी बात की होगी। अवधूत गुप्ते की ये फिल्म है, और इस फिल्म में आप देख पाएंगे कि जब शिवसेना में वो टाइम आ जाता है जब आपको एक नेचुरल क्लेमेंट टू पावर राज ठाकरे दिख रहे हैं, लेकिन दशहरे के दिन बाल ठाकरे आकर के तलवार पकड़ा देते हैं उद्धव ठाकरे के हाथ में। और तब बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना, बड़ा एक शुरुआत का आकलन यही था कि ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं मन से, अगर किसी को बनना था तो वो थे राज ठाकरे। लेकिन टाइम आपको बताता है आज, और आज वो सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कि उद्धव ठाकरे उतने भी 19 नहीं थे राज ठाकरे से, वो 21 ही साबित हो रहे हैं अभी तक के। ये चीज आप 2010 की उस फिल्म में बहुत छोटे छोटे, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं उसके नुआंसेस में देख पाएंगे, पहली। दूसरी, आज महाराष्ट्र में एक ऐसा अलायंस चल रहा है जो शिव सैनिकों के लिए मतलब उसको थोड़ा सा पहचानने में थोड़ी उनको ताकत लगती है, क्योंकि वो एक अनलाइकली अलायंस है, उनके साथ में कांग्रेस है और वो तमाम तरह की बातें होती हैं। ये चीज आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मन से एकदम एक कार्यकर्ता के दिमाग में जाकर के मन से कह रहा हूँ, झेंडा एक कार्यकर्ता के दिमाग में जाकर के ये चीजें बताती हैं कि वो किस तरह के डिलेमा में पड़ता है, कि जब वो एक विचार परंपरा से आने वाली पार्टी का होता है, वो बिल्कुल मानता है अपने लीडर में, जो उसका लीडर कहता है वो चाहे जो हो, वो उसको मतलब हीरो वर्शिप वाला माहौल है, और फिर वो एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज हिट कर लेता है जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी उसने बिताई होती है। तो ये चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप झेंडा देख सकते हैं। दिक्कत बस इतनी है कि ये फिल्म है मराठी में, लेकिन सबटाइटल में मिलनी चाहिए, मुझको लगता है। इंटरेस्टिंग। चलिए, इसी के साथ नेता नगरी का ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।